संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम करती हूँ साप दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आगे सुनते हैं पुस्तक अन्न मिलाकर पेज नंबर 59 से। सड़क पार मंदिर में बीएओ साहब और मोनू गए। मंदिर का पट खुला था। मोनू ने मंदिर के बरामदे में ही कहा, अंकल आप यहीं रुकिए। वे रुक गए। लवली भी साथ थी, लेकिन अंकल के साथ ही बरामदे में रुक गई। सामने शिवलिंग दिख रहा था। उन्होंने बताया कि मोनू शिवलिंग के पास गए। तोतली आवाज में कहा, महादेव पेड़ा दीजिए। शिवलिंग पर 5-6 पेड़े आ गए। शर्ट की जेब में रख लिया। फिर बोले, मम्मी के लिए दीजिए, पापा के लिए दीजिए, दीदिया के लिए दीजिए, अंकल के लिए दीजिए। देखते देखते वहां 10-12 पेड़े आ गए। पेड़े अब पॉकेट से ज्यादा थे, सो मोनू ने अपनी शर्ट उठाकर सभी पेड़े उसमें रख लिए। बाहर निकले और कहा, अंकल आप एक ले लीजिए। लवली को कहा, दीदिया तुम 2 ले लो। और फिर दोनों घर आ गए। लवली पेड़ा खा रही थी। मोनू ने पेड़ों को पलंग पर चितरा दिया और पेटू की तरह खाने लगे। बीओ साहब की बातचीत का नतीजा यह निकला कि इन्हें अब मंदिर जाकर पेड़ा मांगने की मनाही हो गई। बच्चे तो बच्चे हैं, किसी बात को तुरंत मान लेना स्वभाव नहीं होता। दूसरे दिन फिर हरेंद्रानंद ने मोनू से कहा, अब मंदिर में महादेव से पेड़ा मांगने मत जाना। बरसात ने अभी दस्तक नहीं दी थी। सरकारी आवास की छत की मरम्मत होनी थी। काम कर रहा ठेकेदार कुछ दिनों के लिए घर को खाली करने की बात बार बार कर रहा था, ताकि छत के स्लैब को वह बारिश से पहले ही ठीक कर सके। अभी गर्मी है, बारिश की उम्मीद नहीं है, इसलिए छत का काम हो जाएगा। दूसरी ओर घर का माहौल भी थोड़ा भारी हो गया था। निर्णय लिया गया कि 2-4 दिनों के लिए मनातू घुमाया जाए। हरेंद्रानंद ने एसडीओ साहब को छुट्टी का आवेदन भेज दिया और ससुराल से जीप मंगवा ली। नीलम और बच्चों के साथ मनातू गए। शाम की चाय का आनंद परिवार के बीच लिया गया। गर्मी का दिन था, रात में काफी समय शेष था, सो तय हुआ कि जंगल में पपीता तोड़कर खाया जाए। उनके ससुर मुआर साहब का घने जंगलों में एक बड़ा गेस्ट हाउस था। बगल में पहाड़ी नदी बहती थी। जगह का नाम था बलाही, जो मनातूगढ़ से 8 किलोमीटर दूर था। अस्टिन कार लेकर हरेंद्रानंद और नीलम जंगल के रास्ते बढ़े। वनों से आच्छादित मुख्य पथ के भीतर कुछ दूर दाहिने जाने पर एक पहाड़ी नदी थी, जिसे पार करना था। पानी लगभग 5-6 इंच था। पक्षियों के कलरव के अलावा कोई शोर नहीं था। पूरा सन्नाटा। नदी पार करके चढ़ाई थी। गियर बदलने के लिए इन्होंने गाड़ी बिल्कुल धीमी कर दी थी। तभी देखा दाहिनी तरफ जंगल से एक बड़ा रॉयल बंगाल टाइगर निकला। घने जंगलों से पटा पड़ा है इलाका। सड़क तो थी नहीं, झाड़ियों को ही काटकर रास्ता बनाया गया था। बाघ पर नजर पड़ते ही दोनों सन्न चुपचाप धीरे से गाड़ी का शीशा चढ़ाया। दुनिया के खतरनाक जानवरों में एक बाघ पर इन लोगों के होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपने राजसी चाल में गाड़ी के आगे से गुजरा और बाएं जंगल में प्रवेश कर गया। उसके जाने के बाद दोनों ने चैन की सांस ली। नदी को पार कर बंगले पर पहुंचे। वहां का पहरेदार भी नहीं था, शायद बाजार गया हो। बड़े बंगले को घूम फिर कर एक बांस उठाया, उसी से पपीता तोड़ा। नीलम बार बार कहती रही, अभी तो सामने से बाघ गुजरा है, चलिए जल्दी। अरे अभी तो आए हैं। मनातू के चिल्लियां से अच्छा है यहीं बैठें। वैसे भी शमशान की साधना ने तो हरेंद्रानंद को पहले से ही भय मुक्त कर रखा था। हालांकि नीलम तो जंगलों में ही पली बड़ी थी, इसलिए उन्हें भी कोई खास ऐतराज नहीं हुआ। वैसे बाघ तो बाघ ही है, आप कहीं भी रहें, कुछ भी करें, उसकी दहशत तो रहती ही है। दोनों बंगले के मुहाने पर बने शिव मंदिर के बरामदे पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद एक गुर्राहट की आवाज सुनाई पड़ी। नीलम ने कहा, मंदिर के पीछे जंगल में बाघ है, वही गुर्रा रहा है। अब तो चलिए। ऑस्टिन स्टार्ट हुई। दोनों लौट गए। दूसरे दिन चांद सवेरे आ गया था। रात ने शांत कदमों से पूरे क्षेत्र में अपना सिक्का जमा लिया था, लेकिन खूबसूरत चांद की चांदनी ने अंधेरे को
घर निकाला दे दिया। हरेंद्रानंद और नीलम गढ़ के बाहर निकले। रात में टहलने का अपना मजा है। शायद फैली हुई चांदनी मन की व्यथा को कहीं कम कर दे। पाटन के घटनाओं से थोड़ा नैरस्य तो जीवन में आ ही गया था। वे टहलते टहलते गढ़ के पीछे घने बगीचे में पहुंचे। पगडंडी थी। देखा जंगली पेड़ों और आम्र वृक्षों के बीच से चांदनी छनकर सूखे पत्तों से ढके उस भूखंड को रोशन कर रही है। दूर एक पेड़ के नीचे एक साधु या फकीर बैठा दिखा। साफ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ा भय भी हुआ कि रात को यहाँ कौन बैठा है। नीलम ने कहा, कोई फकीर होगा, क्योंकि थोड़ी ही दूर पर वहाँ एक पुराना मजार भी है। हरेंद्रानंद ने नीलम से कहा, आप यहीं रुकिए, मैं जरा देख कर आता हूँ। हाथ में गोली भरी बंदूक भी थी। इन्होंने गढ़ से निकलते समय ऐसे ही उठा ली थी। उन दिनों गढ़ के चारों ओर जंगल था। रात में गढ़ की चार दीवारी के बाहर बाघ, चीता, हिरण ऐसे ही मिल जाते थे। अपने गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज के लिए इतना ही। इससे आगे कल सुनेंगे।